ठीक है। तो बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की जो डिफेक्ट थी उसको दूर करने जा रहा है, ठीक है ना। और दो डिफेक्ट जो थी, एक जो है स्टेबिलिटी और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम की। तो मैंने कहा कि ये किस पे बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी। प्लांक ने जब क्वांटम थ्योरी दे दी थी तो उसको बेस बना के रदरफोर्ड ने बोर ने अपना मॉडल दिया। देखिए इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी ऑर्बिट, देखिए न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट हो सकती है, लेकिन रदरफोर्ड ये कह रहे थे कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते थे। लेकिन बोर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, उन सारे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वो पर्टिकुलर ऑर्बिट कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्वांटिनाइज होती है। क्वांटिनाइज होती है। क्वांटिनाइज माने एक क्वांटम हो जाती है, उनके बीच की वैल्यू नहीं हो जाती। जैसे इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π या इसके इंटीजर n का मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा। किसी ऐसी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेंगे जहाँ पे n = 1.5 हो, n = 1.3 हो, n = 2.5 ऐसा है ना। इंटीजर माने इसके ठीक इंटीग्रल मल्टीपल हो, वहीं पे रिवॉल्व करेंगे। और ऐसी ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। और रदरफोर्ड मॉडल में यही तो था कि मैक्सवेल ने चैलेंज किया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व कर रहा है तो वो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी का लॉस करता जाता है। और जब एनर्जी का लॉस करता जाएगा तो उसकी ऑर्बिट छोटी होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा, ठीक है ना। जबकि ऐसा तो होता नहीं, इसका मतलब आपका एटम अनस्टेबल हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे एनर्जी कह रहे इन ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। अब जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है ना। और जब उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा माने एटम कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम जो थी रदरफोर्ड की वो तो इससे दूर हो गई जब क्वांटम थ्योरी को बेस बना के बोर ने ये मॉडल दिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो स्पेक्ट्रम की बात आएगी। अब देखिए बोर रदरफोर्ड क्या कह रहे थे, तो रिवॉल्व करते ऑर्बिट में। मैक्सवेल चैलेंज कर रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का लॉस होता जाएगा। अब जहाँ पे एनर्जी कॉन्टिन्यूअस निकल रही हो, मैंने बताया था वहाँ पे स्पेक्ट्रम कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाता है। जैसे सन का स्पेक्ट्रम, कोई बल्ब है लाइट लगातार इमिट कर रहा है उसका स्पेक्ट्रम, कोयला जला दीजिए, ठीक है ना, उसका स्पेक्ट्रम, ये सब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं। तो जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एनर्जी निकल रही है, इमिट हो रही है, वहाँ पे स्पेक्ट्रम कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बोर के रदरफोर्ड के हिसाब से एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था, जो कि बिल्कुल बात गलत है। एटम का स्पेक्ट्रम मैंने बताया कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम बैंड होता है, ठीक है। बल्क चीज़ें, बल्क है जैसे सूरज वगैरह है, इन सब का स्पेक्ट्रम कैसा हो जाता है, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो उस स्पेक्ट्रम की भी बात अभी आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी बात कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसको बाहर से एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होके किसी हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। एक्साइट होके किसी हायर ऑर्बिट में पहुंच जाता है। जैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन अभी करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इसको यहाँ से एनर्जी मिल रही है तो ये एक्साइट होके यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहुँच गया।
लेकिन किसी हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रह सकता है, उसके बाद ये वापस आता है। ठीक है, और जब वापस आता है तो पहले जिस ऑर्बिट में था और जहाँ पे वापस आता है, इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, जरूरी नहीं जहाँ था वहीं आएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अभी बोर के अकॉर्डिंग वहीं आता है, लेकिन फिर आगे मॉडल आता कहीं भी आ सकता था। बोर में तो यही कमी थी। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उस एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये hc/λ है ना, यानी वेव लेंथ की लाइट इमिट करता है। बड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे आज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो लैम्डा आएगा, ठीक है ना, मान लीजिए कि यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट, दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी पता है, एनर्जी का फार्मूला भी पढ़ेंगे, और H पता है, C पता है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए। मान लीजिए कि लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉन आया, तो वायलेट कलर की क्या हो गई, एक लाइन खींच गई, उसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मेरा बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि लैम्डा 7000 एंगस्ट्रॉन हो जाती तो रेड कलर की एक लाइट इमिट होती, रेड कलर एक लाइन बनती। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम कैसा होता है, एटम का लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना। तो ये बोर मॉडल जो आया स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया और जो लाइन स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम थी उसको भी एक्सप्लेन कर गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट की रेडियस होगी। रेडियस का मतलब कि न्यूक्लियस से कितनी दूर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, देखिए ये है न्यूक्लियस, ये सर्कुलर पाथ है, इन्हीं सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या शेल कहा गया। ठीक है ना। तो हम तो कहे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π, एक फार्मूला तो ये आ गया, इसका इंटीजर में हुआ करेगा। ठीक है। उसके बाद जो रेडियस की बात करते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यार वो बिलाल लोग आए थे, वो हैं कि नहीं, चली गई क्या, चली गई, इंतज़ार करते। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मैंने आर से शो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस से अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट तो यहाँ कहते R1 कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक है तो क्या कहें R2 कहेंगे, अगर यहाँ तक है तो क्या कहेंगे R3 कहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इस तरीके से हुआ करेंगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे है, पहली ऑर्बिट में R1 फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, सेकेंड में S सेकेंड R2 कहेंगे, इस तरह से। तो ये रेडियस का जो फार्मूला बनता है भाई 0.53 n²/z, ये याद रखना होगा। और ये हमेशा एंगस्ट्रॉन में आएगा, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन में, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन की गई है, ठीक है ना, वो एंगस्ट्रॉन में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। ठीक है, बच्चे संडे मना रहे हैं कुछ, है ना, अच्छा खासा। चलिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए रेडियस जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस किन किन बातों पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है किस ऑर्बिट में रिवॉल्व, और नंबर ऑफ ऑर्बिट कहाँ से बनती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनेगी, है ना। अच्छा, दूसरा जो है किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, Z पे। तो अगर R1/R2 की बात किया जाए तो N1/N2 न्यूमेरिकल लगाने के लिए, और इनटू Z2/Z1, क्योंकि उल्टा है ना, Z से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इस तरीके से डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो जाए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक माने हमने इसी चैप्टर में पढ़ाया कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, Z सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए R = 1/Z बनेगा, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए आर क्या बनेगा, सिर्फ जेड पे डिपेंड करेगा, ओ एन पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है और वहाँ पे साइज या रेडियस के ऑर्डर की बात की जा रही हो, तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नियान ले लूँ, कितना 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम ले लूँ, एक प्लस चार्ज लगा दिया 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम ले लूँ +2 लगा दिया 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्लोरीन ले लूँ 9 था और एक आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ले लूँ 2 लगा दिया, ठीक है। तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 और -2 1 2 -2 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 10 हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से सब में 10 इलेक्ट्रॉन हैं और अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएंगे। इनका n सेम आएगा लेकिन एटॉमिक नंबर तो सबका अलग अलग है। इनका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 12। तो यहाँ पे अगर साइज़ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, इस एटॉमिक नंबर पे। जिसका एटॉमिक नंबर मिनिमम है, इसका एटॉमिक नंबर मिनिमम है 8 है, ठीक है, इसका 12 है, तो इसकी साइज़ सबसे बड़ी होगी, इसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। तो ऑर्डर ऑफ साइज़ या ऑर्डर ऑफ रेडियस ये हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बस समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। उसके बाद देखिए अगर आपका आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखिए आइसोटोप्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम, ठीक है, 1 1 1 एटॉमिक नंबर, माने Z क्या हो गया, सेम हो गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो जाएगी। अगर इसकी रेडियस की बात करें, देखिए प्रोटियम को ऐसे कह दे, ड्यूटेरियम को ऐसे कह दे, ट्राइटियम को ऐसे कह दे, तो 1:1:1, ठीक है। इस तरीके से अगर आइसोटोप्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन O और कितना 16 और ऑक्सीजन 17 वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी। तो आइसोटोप्स की रेडियस या कहिए साइज क्या मिल जाएंगी, सेम मिल जाएंगी, सब कुछ सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये बात है। अच्छा अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। आर का फार्मूला बताया गया 0.53 n²/z, ठीक है ना, ये हो जा रहा है z। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम मान के चलते हैं, z = 1 हो गया। अब 0.53 कांस्टेंट है, अगर पहली ऑर्बिट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली ऑर्बिट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माने r ही हो जाएगी। दूसरी ऑर्बिट हो जाएगी तो 4r हो जाएगी, तीसरी ऑर्बिट हो जाएगी तो 9r हो जाएगी, ठीक है ना, और चौथी ऑर्बिट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 16r हो जाएगी ना। तो R1 यानी पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट और तीसरी ऑर्बिट और चौथी ऑर्बिट, ये हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे R आया, 4r आया, 9r आया, 16r आया। तो क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, या कहिए सेल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जा रही है, ये बात हो रही है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है, अचानक से गलती कर जाते हो, ठीक है, 3r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5r हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7r हो जाएगा ना, 7r हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती है, रेडियस बढ़ती चली जाए, लेकिन दो रेडियस के बीच डिफरेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पे दो ऑर्बिट के बीच जो है डिफरेंस, दो ऑर्बिट के बीच डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। पहले दूसरे में 3r का डिफरेंस आया, और फिर दूसरे और तीसरे में 5r का, फिर तीसरे और चौथे में 7r का डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस, लेकिन एनर्जी वाले केस में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, एनर्जी वाले केस में ठीक इसके
उल्टे बन जाएंगे, देखेंगे अभी एनर्जी वाली बात है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये बात क्लियर है? देखो तो चलिए एनर्जी की बात ज़रा सा करते हैं, है ना, बहुत समय। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई देखिए किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी से रिवॉल्व करे तो कितनी एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी है, सेकेंड ऑर्बिट में कितनी है, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाए एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, देख लेते हैं। वैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और देखोगे अगर अभी फार्मूला लिखा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी माने इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से शो कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में E इक्वल टू, देखिए निगेटिव साइन लगाया, माइनस, बस 10 मिनट बचा है, 10 मिनट बाद फिर से दूसरी लिंक भेजी जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग बस 2 मिनट इंतज़ार करिएगा। E इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N²। ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे ही सारे न्यूमेरिकल मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर दूसरे मिलेंगे, जूल में मिले, अर्ज में मिले, तो कन्वर्ट तो कर ही लेंगे। ये हो गया। अब देखिए ये निगेटिव साइन, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हमेशा निगेटिव होगी। निगेटिव साइन ये शो करता है, निगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड है टू रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। जैसे ही ये निगेटिव साइन खत्म होगा, माने ये बाउंड है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए पहली ऑर्बिट में है तो यहाँ पहली ऑर्बिट में, और मान लीजिए पहली ऑर्बिट में और Z इक्वल टू माने हाइड्रोजन एटम है, पहली ऑर्बिट में 1 है, तो E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। तो इसको अगर ठीक इतनी ही एनर्जी मिल जाए तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तब तो 0 हो गई, या इससे ज़्यादा मिल जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही इसको इतनी ही एनर्जी मिल जाएगी ये फिर रिवॉल्व नहीं करेगा। भाई इसका निगेटिव आप अगर किसी के निगेटिव हो, किसी के निगेटिव होने मतलब मान लीजिए आपने किसी से कुछ लिया है तो आप उसके निगेटिव हो, तब तो आप मजबूर हो उसके आगे पीछे रिवॉल्व करने के। जैसे कहेगा वैसे नाचोगे, नचाएगा। 10 लाख रुपये लिए हो, नचाएगा, नाचना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। लेकिन जिस दिन 10 लाख रुपये उसका वापस कर दोगे तो क्या नाचोगे? क्या बाग तुम अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, बड़े आए हो, है ना। तो ये कंडीशन है कि निगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे बाउंड है, इलेक्ट्रॉन बाउंड है टू रिवॉल्व करने के लिए बाउंड है। तो अगर इसको ठीक इतनी ही एनर्जी मिल जाए, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? अपनी ऑर्बिट को छोड़ देगा, ठीक है, और कहाँ पे? इनफाइनाइट पे पहुँच जाएगा। और इनफाइनाइट पे जाने के बाद उसकी एनर्जी भाई इतनी ही मिल गई, इतना मिल गया, देखिए तो क्या होगा? 0। तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 मिल जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा मिल जाए तो इनफाइनाइट पे जाएगा, ऑर्बिट को छोड़ेगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, और इनफाइनाइट पे जाने के बाद इसकी एनर्जी 0 नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसी कुछ कंडीशन फिजिक्स में जब आप ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो वहाँ भी पढ़ते हो, पार्टिकल को फेंका जा रहा है इतनी वेलोसिटी से, ये हो, है ना, तो ऑर्बिट अपना ग्रेविटेशन को छोड़ के ऊपर निकल जाता है। चलिए बहरहाल फिजिक्स की बात है, ठीक है। तो ये फिर इससे हम लोग क्या कहते हैं कि निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एक केमिस्ट्री में है, ये पीरियोडिक टेबल में ही एक्सप्लेन करते हैं। आयोनाइजेशन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम से, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहाँ भी तो रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन। रिमूव का मतलब क्या? और अपनी ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी माने एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू इनफाइनाइट,
को आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। देखिए ऐसे आयोनाइजेशन, भाई देखिए वो डिफिनीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी बोल दिया है ना, और फिर जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो फिर वहाँ भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जंप फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट, जंप फ्रॉम प्रेजेंट ऑर्बिट टू इनफाइनाइट तक जंप करने में। माने ये देखिए ई आयोनाइजेशन ई इनफाइनाइट माइनस ई एन, क्यों? तो ई आयोनाइजेशन इनफाइनाइट पे कितनी होती है? 0 हो जाती है, माइनस, और यहाँ पे माइनस 13.6 एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? प्लस 13.6, हिट हो गई 13.6, ठीक है। ये अरे यार एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो क्या मिला? देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बराबर ही होगी, बस क्या होगा? पॉजिटिव साइन मिल जाए। जैसे कहेगा आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले सेकंड ऑर्बिट में देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में तो क्या हो जाता है? माइनस 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या 13.6 है, सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगी? माइनस 13.6 अपॉन क्या है सेकेंड ऑर्बिट 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे शायद 3.4 आ जाएगा, तो माइनस 3.4 आएगा सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कितनी है? माइनस 3.4 है। तो ठीक इतना ही पॉजिटिव एनर्जी, ठीक इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दिया जाएगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ऑर्बिट छोड़ के इनफाइनाइट पे चला जाएगा। माने आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? प्लस 3.4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन की बात है, ठीक है। हाँ, और आयोनाइजेशन समझ गए, आयोनाइजेशन एनर्जी समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं पहली ऑर्बिट में कितनी एनर्जी आती है, सेकेंड ऑर्बिट में कितनी आती है, थर्ड ऑर्बिट में आती है। तो उसके बाद दोनों, जैसे अभी रेडियस देखा गया था, उन दोनों की रेडियस के बीच क्या डिफरेंस आएगा उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के बाद चलिए वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनेगी यहाँ पे। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, और नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी तो दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस का क्या होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, देखिए है ना, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन दो ऑर्बिट के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? वो कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अभी देखते हैं।